वर्गमूल निकालने के लिए हमें जो अंक दिए गए हैं 5 अंकों का, उसका अंतिम अंक, और अंतिम अंक के लिए सबसे पहले तो हम अंतिम 2 अंकों का पेयर्स देख लें। तो ये पेयर्स अगर हम बना लेते हैं तो पेयर्स का जो अंतिम अंक है 9 है, और 9 के लिए हमें कुछ रूल्स हैं कि अगर अंतिम अंक पे 9 हो तो हमें क्या सोचना होगा। तो देखिए एक रूल हमने लिख रखा है। ये रूल है, पहले तो 10 तक का एक वर्ग दिया गया है, उसके बाद हम यहाँ पे जो ध्यान दिला रहे हैं कि संख्या का अंतिम अंक अगर 9 है तो हमें निश्चित रूप से सोचना होगा कि वो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। मतलब उसके वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा वो 3 होगा, नहीं तो 7 होगा। आप वर्ग करके देख लीजिए, 3 का वर्ग 9 होता है और 7 का 49 होता है। तो 9 संख्या के जो 5 अंकों की संख्या है या किसी भी अंकों की संख्या है, तो उसका जो इकाई का अंक 9 अगर है तो हम सोचेंगे कि इसका वर्गमूल जो है का इकाई का अंक या तो 3 होगा, नहीं तो 7 होगा। देखिए अगर 4 है तो 2 होगा, नहीं तो 8 होगा। 6 है तो 4 होगा, नहीं तो 6 होगा। 1 है तो 1 होगा या तो फिर 9 होगा। इन बातों पे हमको विचार करना है। तो देखें बच्चों, हम इसके लिए जो सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें समझ लेना होगा कि यहाँ पे इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्लियर है कि 3 होगा या 7 होगा। अब ध्यान जाना चाहिए हमारा कि जो बचे अंक 127 हैं, तो हमें ये देखना होगा कि 127 यानी पहली बात तो क्लियर कट हमें समझना होगा कि 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का 36 होता है। उसी तरह से अगर हम 125 की बात देखें तो 125 जो होगा 11 का वर्ग होगा। वर्ग हमें कम से कम 20 तक याद होना चाहिए। तो 11 का वर्ग हम जानते हैं 121 होता है, और 12 का वर्ग जो होता है 127 होता है। तो थोड़ा सा हम अगर यहाँ पे ध्यान दिलाएं तो 11 का वर्ग से 127 बड़ा होगा और 12 के वर्ग 144 से ये छोटा होगा। तो हमारा जो दहाई का अंक है, दहाई पे जो अंक है यानी दहाई और सैकड़े का अंक है वो 11 होगा। तो 11 अर्थात देखिए 2 बातें हो सकती हैं, या तो हमारा जो वर्गमूल होगा 113 होगा, नहीं तो 117 होगा। अब हमको ये डिसाइड करना होगा कि 113 होगा या 117 होगा। तो 3 और 7 के अलावा अगर हम देखें तो हम ये भी सोच सकते हैं कि 113 हमारा वर्गमूल होगा या 117 होगा। अब इसको डिसाइड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो 11 आप देख रहे हैं, इस 11 में, और इसको क्या कहते हैं, एकाधिकेन सूत्र से 11 का एक संख्या आगे बड़ा ले लेंगे तो 11 गुणे 12 होगा, और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 11 दूनी 22 कर 2 हासिल 2, 11 का 11 और 2 13। तो हमारा जो संख्या ये गुणा करने पे जो प्राप्त हो रहा वो 132 प्राप्त हो रहा है। हम अपनी संख्या को देखें, अगर इस प्राप्त संख्या से हमारा जो ये गिवन नंबर है का जो बचा हुआ 127 है, अगर ये इस संख्या से छोटा है तो इसमें देखिए बच्चों छोटा कौन है, ये है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 113 हो जाएगा। ये तो प्रक्रिया में है, तो ये आप समझिए कि ये हम प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं, तो ये अलग ही बॉक्स में बना दे रहे हैं। बाकी हमारा जो आंसर होगा वो 113 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि दरअसल हो क्या रहा है। आपको कम से कम 25 तक का वर्ग या 30 तक का वर्ग फर्राटे से याद होना चाहिए। तो इस कैलकुलेशन को बहुत जल्दी समझ लेंगे। अब जैसे देखिए कि इसका जो अंतिम अंक है वो क्या है, 4 है। तो अगर 4 है तो अभी हम आपको बताएं कि 4 अगर है तो या तो 2 होगा, देखिए या तो 2 होगा। अगर अंतिम अंक 4 है
तो हमारे वर्गमूल की इकाई का अंक या तो 2 होगा नहीं तो 8 होगा। तो फिर से इसको हम ये ध्यान दें कि या तो वो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब सवाल उठता है कि अगर हम इसको समझ चुके हैं कि 84 से हम ये प्राप्त कर ली कि इसका वर्गमूल का इकाई अंक या तो 2 होगा नहीं तो 8 होगा। अब 163 पे हमारा ध्यान जाना चाहिए कि 163 किसके नज़दीक है। तो 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। तो 144 से ये छोटा है लेकिन 140 से बड़ा है लेकिन 169 से ये छोटा है। तो हमारा ध्यान जाना चाहिए कि ये जो है 12 के वर्ग से बड़ा है 163, लेकिन ये 13 के वर्ग से छोटा है। तो इसका जो आंसर होने की संभावना है, क्या आंसर हो सकता है, या तो 12 तो पक्का होगा या तो 122 होगा और नहीं तो 128 हमारा आंसर होगा। दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या हमारा आंसर 122 होगा या 128 होगा। तो इसके लिए फिर वही एकाधिकेन जो फार्मूला है उस फार्मूले से 12, ये आंसर में 12 जो दिख रहा है ये 12, इस 12 से एक ज़्यादा ले लेंगे तो 12 से एक ज़्यादा लेंगे तो 13 होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 36 का 6 हासिल 3, 12 का 12 और 3 15, 12 36 6 3, 12 का 12 3 15, 156। और 163 जो है इस जो गुणनफल आया है 153 इससे 156 से 163 बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर ये बड़ा वाला ही होगा। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, 128 होगा। एक 128 का वर्ग करेंगे तो हमको निश्चित रूप से 163 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल देखें जो वाल वर्ग में 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना, यही तरीका मुफीद है और मुझे लगता है कि आप सबको ये तरीका समझ में आ गया होगा। तो जो विद्या भारती की तरफ से कंपटीशंस होने हैं या प्रतियोगिता होनी है उसमें आप भाग अगर ले रहे हो तो निश्चित रूप से ये सवाल आपके लिए बहुत ही मुफीद या इम्पॉर्टेंट साबित होगा। एक बात मेरी सलाह है वर्गमूल निकालने वालों के लिए कि 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग फर्राटा आप याद कर लेंगे तो आसान होगा आपके लिए। अब चलते हैं 9वें चक्र पर, जो विलोकनम विधि से ही करना है। 6 अंकों की पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकाल। आइए हम 9वें चक्र पे चलते हैं और विलोकनम विधि के द्वारा 6 अंकों की पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना, 6 अंकों की पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना सीखेंगे। ये भी बड़ा ही एक अच्छा तरीका है। इसी वर्गमूल की तरह ही जो वर्गमूल हमने निकालना सीखा था उसकी तरह से हमें घनमूल भी ध्यान देना है। अब जो रूल है पहले हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं और देखें हमने एक तरीका बना रखा है कि कैसे हमें क्या करना है। तो यहाँ देखिए, पहली बात तो 1 से लेकर के 9 तक का घन याद रहे तो ये काफ़ी मुफीद और अच्छा तरीका है। और एक और ख़ास बात ध्यान देना है कि अगर 1 to 7 है, अगर 1 to 7 है तो घनमूल की जो इकाई दहाई का अंक होगा वो 1 होगा। 8 to 26 है तो 2 होगा। 27 से 63 तक है तो 3 होगा। 64 से 124 तक है तो 4 होगा। 125 से 215 तक है तो 5 होगा। इसी तरह से ये रूल हमने आपको लिख दिया। अभी हम सवाल का जब एग्जाम्पल लेंगे, जो सामने लिखा हुआ है इसको जब हल करेंगे तो और ये क्लियर हो जाएगा। संख्या का अंतिम अंक हमें देखना होगा और अगर हम संख्या का अंतिम अंक देखें बच्चों, इसका अंतिम अंक 4 है तो हमने देखा कि शेष अंक मतलब जो परम मित्र संख्याएं, देखिए परम मित्र संख्या वो संख्या कहलाती है कि 3 का परम मित्र 10 में से घटाने से प्राप्त होता है। यानी वो 2 संख्याएं आपस में परम मित्र कहलाते हैं जिनका सम योग जो होता है, जिनका योग 10 होता है। तो 3 और 7 परम मित्र संख्याएं एक दूसरे के, 7 और 3 भी, 2 और 8 भी, 8 और 2 भी। तो 2 परम मित्र संख्याओं को हम ले रहे हैं। जैसे 3 अगर इकाई का अंक है तो इसका घनमूल का अंक 7 होगा,
7 है तो 3 होगा, 2 है तो 8 होगा, और 8 है तो 2 होगा। और इसमें जो इत्तेफाक से हमने एग्जाम्पल लिया कोई भी परमित्र संख्या का नहीं है, तो एक हम एग्जाम्पल परमित्र संख्या का भी ले लेते हैं। 6 अंकों की एक 5 अंकों का भी परमित्र संख्या लेकर के बता दे रहे हैं। और फिर ये पहले इनको देख लीजिए अलग से, पहले इनको देख लिया जाए। 6 अंकों वाला इत्तेफाक से दोनों इस रूल में ये आते हैं कि परमित्र संख्या का कोई इसमें रूल नहीं है। जो अंतिम अंक 4 अगर है तो देखिए 4 है तो 4 ही उसका उत्तर होगा, अगर 1 है तो 1 ही उत्तर होगा। इसलिए हम इकाई का अंक तो यहाँ पे ध्यान दें, तुरंत का तुरंत पता चल जाएगा। इसका देखें, इस 3 अंकों का एक पेयर्स बना लेते हैं, ये भी एक पेयर्स बना लेते हैं। तो 704 का अंतिम अंक 4 है, तो इसका भी इकाई घनमूल का इकाई का अंक 4 होगा। अब दहाई का अंक इससे निर्भर करता है। तो 592 देखें, 512 से 728 के बीच है। और यहाँ पे देखें, ये जो रूल हमने आपको दिखाया है कि अगर कोई नंबर 512 से 728 के बीच है तो उसका आंसर जो है, दहाई का अंक का आंसर जो है 8 होगा। और 729 से 999 है तो 9 होगा। तो हमारा जो ये आंसर होगा, सीधे सीधे हम इसको लिख सकते हैं कि ये 8 होगा, और ये 84 का घन होगा। उसी प्रकार यहाँ भी आप देख सकते हो कि अगर इकाई का अंक, इस पेयर्स में इकाई का अंक अगर 1 है तो इसका पहला उत्तर 1 होगा। और 753 है तो हम देखते हैं कि 753 729 से बड़ा है, और 729 से 999 के बीच ये नंबर है, तो इसका दहाई का अंक 9 हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं कि 9 होगा। और इससे आसान सवाल कुछ और हो ही नहीं सकता। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम तीसरे एग्जाम्पल पे ले लें, और इसका भले ये 5 अंकों वाला, आप 6 अंक भी देख सकते हैं, 5 अंकों वाला ही क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए 97 है और 336 है, फिर अलग हो गया, सॉरी, हम ऐसा नंबर लें जो 336, फिर से तो वही आ गया। मान लीजिए 6 है तो हम यहाँ 6 आंसर लिख सकते हैं। और ये 57, क्योंकि 3 अंकों का पेयर्स है तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। और 2 अंक 97 है, तो 97 देखिए किसके किसके बीच आएगा, ये 64 से अधिक है और 124 से कम है, तो इसको हम 4 यहाँ उत्तर ले सकते हैं, और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ले रहा हूँ, यहाँ भी जगह है। तो चौथे नंबर पे हम वो नंबर्स ले रहे हैं, $32 768, और इसका घनमूल देखें। इसका पेयर्स आप बनाइए 3 अंकों का, लास्ट में 8 है, तो इसका जो परमित्र नंबर्स है 2, यानी 8 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए तो 2, तो इसका जो अंतिम अंक होगा पक्के तौर पे 2 होगा। और इस 32 से ज़्यादा है, 32 किसके पास है, तो अगर हम उस रूल को देखें तो 27 और 63 के बीच 32 आता है, इसलिए हमारा आंसर जो दहाई का अंक होगा वो 3 होगा। तो देखिए हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, और ये जो आंसर होगा 32 हो जाएगा। तो 6 अंकों की हो या 5 अंक का हो, ये आंसर जो है 32 हो गया। तो 6 अंकों की संख्या भी यहाँ होगी, तो या 5 अंकों की, सबके लिए रूल यही इस्तेमाल होता है। इसलिए इसे विलोकनम विधि से हम 6 अंकों की पूर्ण घन संख्या का घनमूल आसानी से निकालना समझ सकते हैं। अब हम अगले चक्र पे चलते हैं, वो चक्र है 10वां चक्र। 10वें चक्र में जो सवाल पूछे जाते हैं, प्रांतीय वैदिक गणित, वैदिक गणित प्रतियोगिता, और उसमें जो 10वें चक्र का जो प्रश्न आता है वो आता है बीजगणितीय गुणा, जिसमें एक चर वाला होता है, द्विघाती होता है और 3 पद वाले होते हैं, और इनके गुणांक जो होते हैं 5 से, और अचर पद, गुणांक और अचर पद दोनों, गुणांक का मतलब ये और अचर पद का मतलब
ये दोनों 5 से बड़े नहीं हो सकते, 5 होंगे या 5 से छोटे होंगे, 5 से बड़े नहीं होंगे। तो इसके जो स्टेप हैं एकदम क्रॉस ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की विधि से ये की तरह ही होते हैं। तो आइए हम पहला स्टेप देखें। पहला स्टेप इधर से, आमतौर पे इधर से शुरू करना चाहिए, ज़्यादा आसान होता है। तो पहला स्टेप होगा, ये देखिए तीर पहला स्टेप में ये दोनों संख्याएं लिखी हुई हैं, ये 2x² 4x² और इनका गुणनफल, यहाँ का मतलब इनका गुणनफल, इनका गुणा करें तो क्या होगा, 4 दूनी 8 और x⁴। तो हमारा जो पहला आंसर होगा वो होगा 8x⁴ आ जाएगा। हमारा जो दूसरा स्टेप है वो इसका गुणा और इन दोनों का गुणनफलों का प्लस होना चाहिए, यानी इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो दूसरा हमारा स्टेप है 3 दूनी 6x³ और 4 तियां 12x³। तो ये -12 होगा, ये +6 है, तो -12 में से +6 अगर घटाएंगे तो -6 होगा, तो ये आ जाएगा -6x³ आएगा। अब हमारा जो तीसरा स्टेप होगा वो होगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और ये बीच का मल्टीप्लिकेशन का सम। अर्थात यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है 2x, देखिए तीनों लिखा हुआ 2x², 3x और 2, फिर 4x², 3x और 4। सबसे पहले इसका इसमें गुणा करते हैं तो ये होगा -8x²। इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं, अगर इनका गुणा करें वैसे तो ओरल जोड़ना होगा, -8x² और ये है +8x² होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये आएगा 3 3 9x²। तो यहाँ आएगा -9x², इसका आंसर होगा तीसरे स्टेप का। देखें फिर से, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों एक दूसरे को समाप्त कर देंगे तो 9x² जो यहाँ पर आंसर ग्रुप में आ जाएगा। चौथे स्टेप में इसका इसमें और इसका इसमें गुणा होगा। तो देखिए 4 से 3 में गुणा करेंगे तो देखिए ये +12x होगा और +6, तो ये देखिए ये भी प्लस हो रहा, 4 3 12 माइनस माइनस प्लस, और ये भी प्लस होगा तो 6 होगा, ये 12 होगा, 12 6 18 और दोनों ही प्लस होंगे तो 18x हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा -8 होगा। तो ये लास्ट स्टेप होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -8 होगा और इस तरह से हमारा बीजगणितीय राउंड समाप्त होता है। लेकिन एक एग्जाम्पल और देते हैं जिससे बीजगणितीय राउंड और आसान होगा। तो एक सवाल और हम लिखते हैं जिससे कि ये सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी एक सवाल यहाँ हम दिखाते हैं। ये 3x² - 5x + 4x² + 3x - 2। अब इसका जो गुणा करना है तरीके वही होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप आप जान चुके हैं इसलिए तेजी से ये गुणा हो सकता है। इसका इसमें गुणा करिए, कितना आएगा 12 और 12x⁴ होगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 माइनस होगा और 3 3 9 प्लस होगा, तो इसका आंसर माइनस होगा। 20 में से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 11x³ आ जाएगा। तीसरे स्टेप में इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौक को 16, इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 16x² में से 6x² घट जाएगा तो 10x² होगा और ये होगा -15। तो देखिए ये प्लस होगा और -15, तो ये कितना हो जाएगा, 10 घटा देंगे -15 में से तो यहाँ आ जाएगा 5x² आ जाएगा। चौथा स्टेप इसका होगा ये और ये, तो 3 चौक को 12 और 5 दूनी 10, तो 3 चौक को 12 प्लस है और 5 दूनी 10 ये भी प्लस हो जाएगा, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22x आएगा। और लास्ट स्टेप 4 दूनी 8 यानी -8 होगा। इस तरह से हम आसानी से 30 सेकंड, अगर प्रैक्टिस बढ़िया हो तो ये 30 सेकंड के अंतर्गत 10वां
चक्र भी आसानी से समाप्त होता है। थैंक यू।